सभी बच्चों को नमस्कार। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसी डिवीजन सीनियर हिंदी फैकल्टी और वन शॉट वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हमने आपके लिए सीबीएसई कोर्स ए, जिसको हम कह सकते हैं या राजस्थान बोर्ड हम कह सकते हैं, उसका क्षितिज आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है भाग 2, उसका एक टॉपिक हमने यहाँ पर आपके सामने लिया है। तो हिंदी पाठ्यक्रम अ और राजस्थान बोर्ड कह सकते हैं अपन। क्षितिज भाग 2 पद्य, टॉपिक है उत्साह अट नहीं रही है। किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। तो सबसे पहले पेज देखें आप, हिंदी कोर्स ए, क्षितिज और काव्य भाग। आगे चलें। टॉपिक है उत्साह अट नहीं रही है। किसने लिखा है बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना होगा कवि परिचय, जो अक्सर एक प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाना है। तो देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जीवन परिचय। दुखों व संघर्षों से भरा जीवन जीने वाले विस्तृत सरोकारों के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन काल बच्चों कब? सन 1899 से लेकर के 1961 तक रहा। उनकी रचनाओं में किसका स्वर है? क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। उनका जन्म स्थान कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ है। साहित्य के क्षेत्र में उनका नाम बच्चों कौन सी रचना? अनामिका, परिमल, गीतिका आदि कविताओं और निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित उनके संपूर्ण साहित्य से हुआ है, जो कितने खंडों में विभक्त है? 8 खंडों में विभाजित की गई है। स्वामी परमहंस और एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने वाले, उनके बताए पथ पर चलने वाले निराला जी ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे चलें। कविता का सार देखते हैं अपन कि उत्साह कविता में क्या है और अट नहीं रही है कविता में क्या है। उत्साह कविता निराला जी के सबसे पसंदीदा विषय किससे है? बादल। बच्चों यहां पर बादल किसका प्रतीक है? तो मैं आपको बता दूं, सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सामाजिक क्रांति का। पर रचित है यह कविता बादल के रूप में आए 2 अलग तरह के बदलावों को दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने एवं अपना विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। भाई निराश हो चुके, क्यों निराश क्यों हो चुके बच्चों? इनके जमाने में समाज 2 भागों में विभक्त था। एक पूंजीपति लोग, एक कृषक समाज। पूंजीपति लोग कृषक समाज का हमेशा शोषण किया करते थे और यह कुछ भी नहीं, हताश थे, निराश थे। अरे खेती किसान करते और माल तैयार होता तो पूंजीपति लोग, जमींदार लोग उनको हड़प करके ले जाते और उनका मन वापस प्यासा का प्यासा ही रह जाता। तो नव चेतना है युवा पीढ़ी में कि आप आपके अधिकारों के प्रति जागरूक बनो, तब जाकर के आप खुशहाल जीवन जी सकोगे। आगे चलें। कवि बादलों के आने के जिक्र के जरिए जीवन से निराश और हताश लोगों को यह उम्मीद देना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके जीवन में भी खुशहाली जरूरी लौटेगी और आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे। किसने कहा? निराला जी ने कहा। कविता में उन्होंने दूसरा अहम संदेश ये दिया है कि जिस तरह
बादल बेजान पौधों में नई जान डाल देते हैं, वैसे ही मनुष्य को सारे दुखों को भूलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुख्य रूप से निराला जी ने यह कविता हमारे भीतर क्या सोई हुई है, सोई क्रांति को फिर से जगाने के लिए लिखी है। अब दूसरी कविता कौन सी है बच्चों? अट नहीं रही है। ये किससे संबंधित है? प्रकृति से संबंधित है। प्रकृति की व्यापकता, व्यापक यानी विस्तार का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। होली के समय आने वाली मार्च में जो महीना होता है उसे फागुन कहा जाता है। उन्होंने इस कविता को इस महीने में प्रकृति एवं मानवीय मन में होने वाले बदलाव को बड़ी ही सुंदरता से दिखलाया है। फागुन के समय पूरी प्रकृति खिल जाती है, हवाएं मस्ती से बहने लगती है, फूल खिल उठते हैं और आसमान में उड़ने पक्षी सबका मन मोह लेते हैं। इस तरह प्रकृति को मस्ती में देखकर मनुष्य भी मस्ती में आ जाता है और फागुन के गीत, होरी और फाग इत्यादि गाने लगता है। हाँ, अभी चलेंगे बहुत सारे रसिया चलेंगे राजस्थान के और ब्रज भाषा के रसिया चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण को हाँ वृंदावन जितना भी है सब होली में मग्न है, फाल्गुन मास की मस्ती में मग्न है, पशु पक्षी प्रकृति मानव सब। तो चले अपन बच्चों, सबसे पहले कविता इन्होंने ली उत्साह, और उत्साह में एक पद क्या है कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे नव जीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता में, फिर भर दो बादल गरजो। तो भावार्थ देखते हैं अपन इसका कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और यह हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। आगे कवि बादल से कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहां बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है जो गोल मटोल होता है और जिसके सिर पर घुंघराले और काले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। आगे कवि ने बादल की गर्जना में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकीली बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर क्या जगाओ, पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नया जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इसलिए कवि बादल को एक कविता की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने को कहते हैं। बिल्कुल समझ में आया? आगे चले अपन। दूसरा यहां पर लिया हमने कविता उत्साह कविता का। विकल विकल उन्मन्ते उन्मन विश्व के निधाग से सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत घन, तप्त धरा जल से फिर रे शीतल कर दो बादल गरजो। देखो आप भावार्थ देखते हैं, कितना सुंदर भावार्थ है। कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए यह कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीने की नई आशा देगा। कविता इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे थे और तपती गर्मी से आहत पाने के लिए छांव और ठंड की तलाश कर रहे थे। तभी किसी अज्ञात दिशा से काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है।
इन पंक्तियों में कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप जीवन की कठिनाइयों को आगे हार न माने और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत करते रहे तो आपके जीवन का बगीचा भी दोबारा फल फूल उठेगा। इसलिए हमें जीने की इच्छा को कभी भी मरने नहीं देना चाहिए और पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। आगे चले बच्चों। अब जो आपकी कविता है सेकंड, कौन सी? अट नहीं रही है, यानी समा नहीं पा रही है क्या? फागुन की सुंदरता। तो देखते हैं अपन। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। भावार्थ देखो आप, बहुत सुंदर भावार्थ है इसका भी। प्रस्तुत कवियों पंक्तियों की में कवि फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। उस समय प्रकृति पर चरम सौंदर्य पर होता है और मस्ती से इटलाते फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल उग जाते हैं। इसी कारण जब हवाएं चलती है तो फूलों की नशीली खुशबू उसमें घुल जाती है। इस हवा में सारे लोगों पर भी मस्ती छा जाती है। वे काबू में नहीं रह पाते और मस्ती से झूमने लगते हैं। ये किसकी है? फाल्गुन महीने की सुंदरता है बच्चों। आगे चले अपन। क्या है फाल्गुन महीने की ओर? देखो आप। पत्तों से लदी है डाल, कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल, फिर कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पत्तों से लदी डाल। देखो कितना अच्छा है। पाट पाट शोभा श्री, पट नहीं रही है। वाह! भावार्थ देखते हैं इसका भी कि कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस समय से नजर हटाने का मन ही नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे एवं लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों से ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। इस सुगंधित पुष्प माला की खुशबू कवि को भीतर ही मादक लग रही है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलाव से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं और कविता ने स्वयं बहुत ही खुश लग रहे हैं। आगे चले बच्चों। अब आगे चलते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हमने कविता पढ़ी है तो मैं कहता हूं 100% हमें प्रश्न भी आएंगे। देखो बच्चों, बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेते हैं? बच्चों पढ़ा है अपन ने, समुद्र को नहीं, पृथ्वी को नहीं, आकाश को घेर लेते, नभ को घेर लेते हैं और यह भी नहीं होगा। ये समझ में आ गया आपको? दूसरा देखो, ये उत्साह से है, ये अट नहीं रही से। फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? मायूसी, उदासी है क्या? नहीं। दुखी है क्या? नहीं। डर है क्या मनुष्य? नहीं। खुशी, अरे वाह बहुत प्रसन्न है फागुन मास की मस्ती में। बच्चों आगे चले अपन। आगे चलो। 3, बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा जिससे कि वातावरण जोश और क्रांति में फैल सके, गर्मी समाप्त हो सके, बच्चे डर जाए। इनमें से कोई नहीं तो बच्चों जोश और क्रांति फैल सके। आगे चले अपन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फागुन मास में कैसी हवाएं चलती है? शुष्क, नमीयुक्त, मादक और मंद मंद। तो बच्चों मंद मंद हवाएं फाल्गुन मास में चला करती है। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या होगा? गर्म धरती, सूखी धरती, दुखों से पीड़ित धरती, इनमें से कोई नहीं तो दुखों से पीड़ित धरती इसका सही एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलें।
एनसीईआरटी के क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्यों रखा गया बच्चों? कि कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है। वह बादलों से गरजने के लिए कहता है। एक और बादलों के गरजने में उत्साह समाया है, तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना है। आगे चले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी भी खास भाव या दृश्य है वही में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो। नाद सौंदर्य समझते हो क्या आप? ध्वन्यात्मक नाद सौंदर्य समझते हो? हाँ, गरजो बरसो, हाँ, गरजो बरसो ऐसे शब्द देखो। घेर घेर, घोर, गगन, धारा, धर, गरजो बरसो ऐसे शब्द जहां पर अंतिम वर्ण मिलते हुए हों। जैसे रामचरितमानस के अपन ने चौपाई ली, मंगल भवनी अमंगल हारी, री द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। हा, तो ऐसे ही गरजो बरसो बादल, धरा, धर, घेर, घोर ऐसे नाद सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। कठोर शब्द होते हैं ये। ठीक है, आगे चले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कवि ने क्रांति लाने के लिए किसका आह्वान किया? आह्वान यानी होता है किसको बुलाया और क्यों? कवि ने क्रांति लाने के लिए बादलों का आह्वान किया है। कवि का मानना है कि बादल क्रांति दूत है। क्या लाते? क्रांति मैंने आपको बता दिया किसका प्रतीक है, सामाजिक क्रांति का। उनके अंदर घोर गर्जना की शक्ति है जो लोगों को जागरूक करने में सक्षम है। इसके अलावा बादलों के हृदय में बिजली छिपी है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6, कवि ने नवजीवन का प्रयोग बादलों के लिए किया है, स्पष्ट कीजिए। कवि बादलों को कल्याणकारी मानता है। बादल विविध रूपों में जन कल्याण करते हैं। वे अपनी वर्षा से लोगों की बेचैनी दूर करते हैं और तपती धरा का ताप शीतल करके मुरझाई सी धरती में नया जीवन फेंक देते हैं। वे इस धरती को उगाने में योग्य बनाकर लोगों में नवजीवन का संचार करते हैं। ये बात समझ में आपको आ गई? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आगे देखो आप। क्वेश्चन नंबर 7, कवि निराला बादलों में क्या क्या संभावनाएं देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या क्या? नंबर 1, बादल लोगों को क्रांति लाने में योग्य बनाने में समर्थ है। नंबर 1। नंबर 2, बादल धरती और धरती के प्राणियों दोनों को नवजीवन प्रदान करते हैं। नंबर 3, बादल धरती और लोगों का ताप हरकर शीतलता प्रदान करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 इस पे चलते हैं अपन। कहीं सांस लेते हो, ये अट नहीं रही का है। ऐसा कवि ने किसके लिए कहा और क्यों? कवि ने फागुन का मानवीकरण कैसे किया? हाँ, सबसे पहले तो आपको ये समझना है मानवीकरण क्या होता है। बच्चों, जहां पर प्रकृति का मानव को एक रूप दे दिया जाए। जैसे एक आपके सामने उदाहरण रखता हूं कि फूल खिले कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल खिलते हैं, हंसते नहीं है। कलियां वो भी खिलती है, मुस्कुराती नहीं है। मुस्कुराता और हंसता कौन है? बच्चे। तो यहां पर मानवीकरण है। तो ऐसे ही सांस लेना, कौन ले रहा है सांस? हम, पेड़ पौधे नहीं ले रहे। तो यहां पे मानवीकरण है। फागुन महीने के तेज हवाएं चलती रहती है जिससे पत्तियों की सरसराहट के बीच साई साई की आवाज आती है। इसे सुनकर ऐसा लगता है मानो फागुन सांस ले रहा है। कवि इन हवाओं में फागुन के सांस लेने की कल्पना कर रहे हैं और इस तरह कवि ने फागुन मास का मानवीकरण किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चले बच्चों। उत्साह कविता का उद्देश्य क्या है साहब? देखो, उत्साह कविता में बादलों का आह्वान करते हुए क्रांति लाने के लिए कहा है। इस कविता में बादलों को क्रांति दूत मानकर सोए अलसाए और कर्तव्य विमुख लोगों को क्रांति लाने के लिए प्रेरित किया है। इस क्रांति और विप्लव के बिना समाज में जड़ता और कर्तव्य विमुक्ता में परिवर्तन लाना
संभव नहीं है। लोगों में उत्साह भरना ही कविता का उद्देश्य है। आगे चले अपन। यस, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, इधर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपके पाठ्य पुस्तिका के प्रश्न, ये सारे हमने हल किए। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।